ठीक है। सो सेपरेटली भी पूछ सकता है कि एंट्री क्राइटेरिया क्या होता है और एग्जिट क्राइटेरिया क्या होता है। तो अभी एंट्री क्राइटेरिया है क्या, मतलब जैसे हम लोग डेटा को या फिर कुछ इन्वायरमेंट सेटअप करते हैं टेस्टिंग के लिए, वो सारी आ जाएंगी एंट्री क्राइटेरिया। एंट्री क्राइटेरिया मतलब टेस्टिंग करने के लिए जो हमें क्राइटेरिया, कुछ इन्वायरमेंट सेटअप लगता है, डिवाइस सेटअप लगता है, वो सारी चीजें आ जाएंगी एंट्री क्राइटेरिया में। एंड एग्जिट क्राइटेरिया में क्या है कि जब कंप्लीट हो जाएगा, मतलब एग्जिट क्राइटेरिया डिफाइंस द एटम दैट मस्ट कंप्लीटेड बिफोर टेस्टिंग कैन बी कंडक्टेड। ठीक है। तो जैसे टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएंगी तो वो सिचुएशन पे हम लोगों को क्या क्या कंडीशंस चाहिए, कौन से पैरामीटर सेट करने पड़ेंगे, हम लोगों को क्या क्या कंप्लीट करना पड़ेगा, वो सारी चीजों को हम लोग बोलते हैं एग्जिट क्राइटेरिया। तो सिंपल सिंपल वन लाइनर आंसर है, आप लोग ध्यान में रखो इसे। ठीक है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ओके, सो मैं एज अ क्वेश्चन ही इसको लेता हूँ। व्हाट इज द एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया। ठीक है। सो अभी एंट्री क्राइटेरिया मैंने जैसे बोला था कि भाई हम लोगों को एक स्पेशलाइज्ड डाटा लगता है, कभी कभी डेटा को अपन मार्कर भी लगाना पड़ता है, या फिर इन्वायरमेंट सेटअप करना पड़ता है। तो वो सारी चीजें हैं, कुछ प्री कंडीशन दी रहती है हम लोगों को, टेस्ट केसेस में दी रहती है कि भाई ये एग्जीक्यूशन के पहले तुम लोगों को ये चेंजेस करना है। जैसे डेटाबेस में कुछ चेंजेस करने होते हैं कि भाई ये जो पर्टिकुलर स्विच है ये जो ऑन रहेगी तब क्या कैसे एग्जीक्यूशन होगा, या फिर ऑफ रहेगी तब कैसे एग्जीक्यूशन होगा। डीबी में कुछ रहते हैं, पोस्टमैन से कुछ नोटिफिकेशन सेंड करने पड़ते हैं हम लोगों को। एपीआई होता है, एपीआई एपीआई हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे। तो उससे हम लोगों को नोटिफिकेशन सेंड करके हमारे डिवाइस में चेक करना पड़ता है कि भाई कैसे बिहेव कर रहा है वो। ठीक है। तो ऐसे कुछ चेंजेस होते हैं जो हमें एंट्री मतलब टेस्टिंग के पहले हम लोगों को सेट करने होते हैं वो। ठीक है। सो हम लोग कुछ जनरलाइज फॉर्मेट में पढ़ेंगे इसको। एंट्री क्राइटेरिया। ठीक है। सो व्हाट इज इट? Entry criteria gives the preconditions, prerequisite atom that must be completed before testing can be begin. ठीक है। मतलब हम लोगों को टेस्टिंग के पहले जो भी चीजें कंप्लीट करनी होती है, जो भी सेट करना होता है, वो सारी चीजों को हम लोग बोलते हैं प्री रिक्विजिस्ट। मतलब पहले सेट, प्री रिक्विजिस्ट का मीनिंग होता है कि प्री रिक्वायरमेंट। ठीक है। जो भी प्री रिक्वायरमेंट है टेस्टिंग के लिए वो हम लोग सारी चीजें सेट करेंगे, उसके बाद में हम लोग टेस्टिंग के लिए कैरी फॉरवर्ड मतलब फॉरवर्ड कर जाएंगे। ठीक है। तो वो सारी चीजें होती हैं प्री रिक्वेस्ट में। सो एंट्री क्राइटेरिया क्या है? एंट्री क्राइटेरिया गिव्स गिव्स द प्री रिक्विजिस्ट। प्री मतलब पहले, ठीक है। रिक्विजिस्ट मतलब रिक्वायरमेंट समझो। प्री रिक्विजिट्स, prerequisites, items that must be that must be that must be completed before testing can be begin. Before testing can begin। ठीक है। मतलब टेस्टिंग के पहले जो कुछ भी हम लोगों को प्री रिक्वायरमेंट हमको सेट करनी रहेंगी वो सारी चीजें आएंगी एंट्री क्राइटेरिया में। ठीक है। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, आप लोगों को याद करना है इसको। ठीक है। और नेक्स्ट है एग्जिट क्राइटेरिया। सो एग्जिट क्राइटेरिया में क्या है कि एग्जिट क्राइटेरिया डिफाइंस द एटम दैट मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर टेस्टिंग कैन बी
कंडक्टेड और कंक्लूडेड, मतलब टेस्टिंग पूरी हो जाने से पहले हम लोगों को कुछ सेट करने होते हैं, या फिर कुछ आइटम हम लोगों को वो डिफाइन करने पड़ेंगे, तो वो सारी चीजों को हम लोग बोलेंगे एग्जिट क्राइटेरिया। सो एग्जिट क्राइटेरिया, एग्जिट क्राइटेरिया डिफाइंस, क्या डिफाइन करता है, डिफाइंस द आइटम्स दैट मस्ट बी completed completed uh, before बिफोर टेस्टिंग कैन बी कंक्लूडेड, मतलब टेस्टिंग खत्म करने से पहले हम लोगों को जो कुछ भी सेट करने रहेंगे, जो कुछ भी सेटिंग्स करने रहेंगी, वो सब चीजें आएंगी एग्जिट क्राइटेरिया में। बिफोर टेस्टिंग कैन बी कंक्लूडेड, ठीक है। What is the news? ठीक है। सो मतलब टेस्टिंग खत्म करने से पहले हम लोगों को जो कुछ भी सेटिंग या फिर जो कुछ भी चीजें डिफाइन करनी रहेंगी, वो सारी चीजें आएंगी एग्जिट क्राइटेरिया में, ठीक है। सो इसमें कुछ डाउट है क्या, ये समझ में आ गया, एंट्री क्राइटेरिया और एग्जिट क्राइटेरिया ये पूछा जाता है फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्लियर है गाइज। और हम लोगों ने स्टेटस ऑफ द टेस्ट केसेस लिखा था क्या, जैसे पास, फेल, एग्जीक्यूटिंग, टू डू, अबॉर्टेड, ब्लॉक और डिफर्ड टेस्ट केसेस, आई थिंक Yes, हो sir. गया है ना, हो Yes, गया। yes. यस राइट। नेक्स्ट है हमारा स्टैटिक एंड डायनेमिक टेस्टिंग। टेस्टिंग जो है, स्टैटिक मतलब कैसा है, स्टैटिक का मीनिंग क्या होता है और डायनेमिक का मतलब क्या होता है, ये चीजें हम लोगों को ये करना, डिस्कस करना है, ठीक है। सो व्हाट इज द स्टैटिक स्टैटिक एंड डायनेमिक डायनेमिक टेस्टिंग, ठीक है। स्टैटिक और डायनेमिक में डिफरेंस क्या है, ऐसा भी पूछ सकते हैं, या फिर वो बोलेंगे कि भाई स्टैटिक टेस्टिंग यानी क्या होता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। सो अभी स्टैटिक टेस्टिंग मतलब क्या होता है, टेस्टिंग इज डन विदाउट एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम, ठीक है। मतलब कोई एक्चुअल प्रोग्राम रन करने से मतलब किए बिना ही हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टैटिक टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। और मतलब सिंपल डिफरेंस के फॉर्मेट में तुम लोग क्या करो, जहां पे प्रोग्राम रन होता है, प्रोग्राम मतलब क्या हो कि बिल्ड रन करते हैं, ठीक है। और डायनामिक मतलब जब हम लोग कुछ बिल्ड रन करेंगे या फिर प्रोग्राम रन करेंगे या फिर एग्जीक्यूट करेंगे, तो उसको बोलेंगे हम लोग डायनेमिक टेस्टिंग। मतलब जैसे मैं कोई टेस्ट स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, जैसे एक आधे एप्लीकेशन में मैं क्या कर रहा हूँ कि एप्लीकेशन चेक कर रहा हूँ और उसको रन कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैं इंस्टॉल करूंगा डिवाइस पे, इंस्टॉल करने के बाद उसका जैसे लॉगिन फंक्शनलिटी चेक करूंगा, या फिर जो कुछ भी इंटरनल चीजें होंगी, पे एंड ट्रांसफर हो गया जैसे बैंकिंग, या फिर बैंकिंग की एप्लीकेशन पकड़ लो, तो
उसमें बहुत सारे फीचर्स रहते हैं, ठीक है। सो मैं अगर वो प्रोग्राम रन करके अगर या फिर एग्जीक्यूट करके अगर वो टेस्टिंग कर रहा हूँ तो दैट इज अ डायनामिक टेस्टिंग। अगर मैं प्रोग्राम रन किए बिना एग्जीक्यूट किए बिना ही टेस्टिंग अगर कर रहा हूँ सो दैट इज अ स्टैटिक टेस्टिंग, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस के इस फॉर्मेट में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। स्टैटिक हो गया है, इधर आएगा डायनामिक, ठीक है। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट पॉइंट आता है दिस टाइप ऑफ this type of testing is done this type of testing is done without executing the program, without executing the program, ठीक है। प्रोग्राम एग्जीक्यूट किए बिना ही हम लोग क्या कर सकते हैं कि टेस्टिंग करते हैं, तो वो केस में हम लोग बोलते हैं स्टैटिक, ठीक है। क्लियर है गाइस? इसको हम लोग क्या करेंगे, पहला पॉइंट खोल के नाम दे देंगे, ठीक है। समझ में आ गया है? और नेक्स्ट है यहाँ पे क्या बोलेंगे कि विदाउट, ठीक है। हम्म, सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टाइप ऑफ द टेस्ट दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग वी कैन डन वी कैन डू, ठीक है। वी कैन डू बाय एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम, ठीक है। मतलब प्रोग्राम मतलब क्या होगी कि बिल्ड बिल्ड रन करके अगर हम लोग कर रहे हैं सो दैट इज अ डायनेमिक टेस्टिंग, और विदाउट कर रहे हैं तो दैट इज अ टेस्ट स्टैटिक, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है रिगार्डिंग टू वेरिफिकेशन। अभी स्टैटिक जो होता है, स्टैटिक टेस्टिंग डज द वेरिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। स्टैटिक टेस्टिंग डज द वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। और ये क्या करता है, वैलिडेशन करता है। डायनेमिक टेस्टिंग डज द does the validation process, validation, हमारा वेरिफिकेशन और वैलिडेशन हम लोगों ने डिस्कस किया है। वैलिडेशन, डायनेमिक टेस्टिंग डज द वैलिडेशन प्रोसेस, मतलब सिंपल ऐसा भी बोल सकते हो कि इन स्टैटिक टेस्टिंग वेरिफिकेशन इज डन व्हाइल इन डायनेमिक टेस्टिंग वैलिडेशन इज डन। क्लियर है? सिंपल सा डिफरेंस है। और वेरिफिकेशन क्या होता है, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरिफिकेशन इनिशियल फेज से लास्ट फेज तक जो हम लोग चेकआउट करते रहते कि भाई ये स्टेप बराबर हुई कि नहीं, वो स्टेप बराबर हुई कि नहीं, तो ये होता है वेरिफिकेशन, ठीक है। सो एक अप्रोच है प्रोडक्ट बेस वाला, और दूसरा है प्रोसेस बेस वाला। ऐसे कुछ सिंपल सिंपल डिफरेंस है वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में। आई थिंक वो हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किए हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है। उसके बाद है स्टैटिक जो है, स्टैटिक के लिए कैसा होता है कि कॉस्ट ऑफ फाइंडिंग डिफेक्ट्स एंड फिक्सिंग इज लेस, कॉस्ट ऑफ। अभी स्टैटिक है विदाउट एक्चुअल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बिना ही हम लोग क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग फिनिश कर रहे हैं, तो मैन पावर कम लगेगा, ऑटोमेशन टेस्टिंग इसमें आ जाएंगी, है ना। तो
अभी ऑटोमेटेड टूल से हम लोग अगर टेस्टिंग करते हैं तो ऑब्वियसली 10 एम्प्लॉय की जगह हम लोगों को 2-3 अगर रहते हैं टेस्टर, ऑटोमेटेड टेस्टर, तो वो काम हो जाएगा, राइट। बट अगर वही हम लोगों को विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करना है तो हम लोगों को मैन पावर ज्यादा लगेगा, तो उसके अकॉर्डिंग टाइम एंड कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी, राइट। तो एक सिंपल सा डिफरेंस है ये थर्ड वन, कॉस्ट ऑफ फाइंडिंग डिफेक्ट इज लेस। और यहाँ पे क्या है, अभी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके अगर हम लोगों को करना है तो ऑब्वियसली हम लोगों को मैनुअल टेस्टर लगेंगे। कॉस्ट ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग, या फिर फाइंडिंग एंड फिक्सिंग बोलो, तो फाइंडिंग एंड फिक्सिंग डिफेक्ट इज लेस, ठीक है। बट इन केस ऑफ डायनामिक क्या होता है, द कॉस्ट ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग द डिफेक्ट सो इसमें कॉस्ट कम है और यहाँ पे ज्यादा है, फिक्सिंग द डिफेक्ट इज हाई, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कॉस्ट लगती है और उसमें कम लगती है, ये सिंपल सा डिफरेंस ध्यान में रखो। उसके बाद स्टैटिक टेस्टिंग कैन बी परफॉर्म बिफोर कंप्लीशन एंड डायनामिक्स टेस्टिंग इज परफॉर्म आफ्टर कंप्लीशन। हम लोगों को जो स्टैटिक्स टेस्टिंग है, मतलब टेस्टिंग टेस्टिंग खत्म हो जाने के पहले हम लोग वो कर सकते हैं स्टैटिक्स टेस्टिंग, है ना। सो स्टैटिक टेस्टिंग इज परफॉर्म बिफोर कंप्लीशन। बिफोर कंप्लीशन क्या है ये, किसका कंप्लीशन है, टेस्टिंग का कंप्लीशन, ठीक है। बिफोर कंप्लीशन, कंप्लीशन टेस्टिंग का बोलो या फिर हमारा एप्लीकेशन फाइनलाइजेशन के पहले, है ना, ये चीजें हैं कंप्लीशन के रिलेटेड। और डायनामिक टेस्टिंग परफॉर्म आफ्टर कंप्लीशन, डायनामिक टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड आफ्टर कंप्लीशन, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को कुछ ज्यादा डिस्टिंग्विश डिफर्ड पॉइंट्स अगर लगते हैं सो यू कैन रेफर टू गूगल ऑल्सो और ऑन यूट्यूब ऑल्सो यू कैन गेट इट, ओके। बट ये कुछ बेसिक है जो आप लोगों को इजीली ध्यान में रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे डिफरेंसेस। इसमें कुछ डाउट है क्या गाइस, मतलब एंट्री क्राइटेरिया और एग्जिट क्राइटेरिया और स्टैटिक और डायनेमिक दोनों में। यस, ठीक है, ठीक है। सो नेक्स्ट, आई आई होप आप लोगों को समझा है, कुछ डाउट नहीं है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, मतलब इंश्योरेंस का एक क्वेश्चन है, ठीक है। अभी व्हाट इज द थर्ड पार्टी इंश्योरेंस,
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मतलब क्या है कि जैसे मतलब जो मेन पार्टी रहेंगी, जैसे मेरा एक्सीडेंट हो गया है तो मेरा कवरेज तो मुझे मिलेगा, ठीक है। बट अगर मुझे टकराया हुआ आदमी, दैट इज अ थर्ड पार्टी हो गया, मतलब अनदर पर्सन हो गया, ठीक है, अनदर पर्सन और पार्टी, तो उसका भी कवरेज अगर कवर रहता है, सो दैट इज अ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, ठीक है। इंश्योरेंस पॉलिसी दैट कवर डैमेज कॉज्ड बाय अनदर पर्सन, मतलब मेरी गलती से अगर होता है तो मुझे तो मिलेगा ही, बट दूसरे की गलती से भी होता है कवर होगा। सो अगर मुझे लॉस या कंपेंसेशन दूसरे के गलती से अगर कवर हो रहा है, सो दैट पर्टिकुलर इंश्योरेंस विल बी कॉल्ड एज थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, ठीक है। तो ये हो गया सिंपली, इसको कैसे बोलेंगे हम लोग, कैन एन इंश्योरेंस इंश्योरेंस पॉलिसी दैट कवर्स damage caused by the another person or party is known as third party इंश्योरेंस, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। आप लोगों को ये इंश्योरेंस के रिलेटेड पूछ सकते हैं। और अभी कवरेजेस है, जैसे मैंने बोला था आप लोगों को एप्लीकेशन में हमारे, कि वही क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि हम लोग क्या करते थे, जैसे मैंने बोला था कि हम लोग एप्लीकेशन में है, हमारे क्लॉज एप्लीकेशन में हम लोग क्या करते थे, जिस टाइप का लॉस रहता था उस टाइप का हम लोग क्या करते थे, कवरेज सिलेक्ट करते थे। वो तो ठीक है, भी कवरेज सिलेक्ट करते थे, तो उसका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आ, तुम लोग कौन से कवरेज सिलेक्ट करते थे, मतलब तुम्हारे पास कौन से कवरेजेस थे जिसके लिए तुम्हारा कंपेंसेशन वैलिड होता था, है ना। तो ऐसा पूछा जा सकता है, तो उसके लिए हम लोगों को क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के कवरेजेस हैं, बट हमारी कंपनी जो इंश्योरेंस कारपोरेट इंश्योरेंस था, वो भी तो एक प्रॉपर्टी है, कंपनी है, मतलब क्या है कि वो भी एक यही है, क्या बोलेंगे हम लोग, प्रॉपर्टी है। तो ये क्या है बेसिकली, व्हाट आर द प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कवरेजेस, प्रॉपर्टी, ये एग्जैक्टली हमारे एप्लीकेशन में नहीं थे, बट तुम लोगों का अगर क्वेश्चन आता है कि इंश्योरेंस का कवरेज में तुम लोग कौन से कवरेज सिलेक्ट करते हो, तो तुम लोग ये बता सकते हो, ये भी तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर उसको और में लिखो तुम्हारे कंफर्मेशन के लिए कि तुम्हारे पास कवरेजेस कौन से थे, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट कवरेजेस इन द क्लॉज एप्लीकेशन, क्लॉज एप्लीकेशन में कौन से डिफरेंट डिफरेंट कवरेजेस थे, ऐसा। और प्रॉपर्टी की कवरेजेस, यहाँ पे कवरेजेस नहीं लिखा क्या, व्हाट आर द प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कवरेजेस, ठीक है। तो डिफरेंट कवरेजेस अगर पूछते हैं तो हम लोगों के पास कौन से सिचुएशन के लिए कवरेज रहता है, जैसे लॉस ड्यू टू स्नोफॉल हो गया, ये तो हमारे इधर पॉसिबल नहीं है, बट जो हिली एरियाज होते हैं जैसे, है ना, तो हिली एरियाज में इसका एक हो सकता है लॉस, ठीक है, लॉस ड्यू टू स्नो मतलब पता है आप लोगों को, बर्फ, ठीक है। उसके बाद है लॉस ड्यू टू इलेक्ट्रिक स्पार्क, लॉस ड्यू टू इलेक्ट्रिक स्पार्क, ठीक है। उसके बाद है थंडर स्टॉर्म, मतलब जो बिजली वगैरह आती है, थंडर थंडर स्टॉर्म, मतलब बिजली आती है ना, लाइटनिंग भी बोलते हैं उसको,
थंडरस्टॉर्म का मतलब क्या होता है? बिजलियां या फिर वो जो ये आते हैं ना, हवा वगैरह आ जाती है ना, तो वो होता है थंडरस्टॉर्म। आप लोगों को पता ही है, बेसिक सी चीज है थंडरस्टॉर्म। उसके बाद है फायर एक्सीडेंट। फायर एक्सीडेंट पता है मतलब जल गया कुछ नहीं। अभी ये इलेक्ट्रिक स्पार्क जो हो गया वो भी एक यही है, वहां से भी कुछ जलेगा ही। बट फायर एक्सीडेंट मतलब कुछ आग का काम चलता है किसी कंपनी में, और गलती से किसी का मिस्टेक हो गया और वो अ, और वहां पे आग लग गई। ठीक है, सो वो हो गया फायर एक्सीडेंट। और थंडरस्टॉर्म का मीनिंग आप लोगों को पता है, मैंने जैसे बताया कि वो जैसे लाइटनिंग वगैरह होता है, बिजली ये क्या बोलते हैं हम लोग मराठी में उसको, बीज वगैरह चमकना, है ना, सो वो थंडरस्टॉर्म में आता है। और नेक्स्ट है फायर एक्सीडेंट। एक्सीडेंट, ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है, मतलब आग लग गई किसी वजह से। और अर्थक्वेक। अर्थक्वेक मतलब भूकंप। ठीक है, तो ये डिफरेंट कवरेजेस है। हम्म, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। व्हाट आर द डिफरेंट कवरेजेस ऑफ एप्लीकेशन एज वेल एज द प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के कवरेजेस। क्लियर है गाइस? समझ में आ गए ये चीजें? कुछ भी डाउट होगा तो पूछ लो। हम्म, हम्म, हम्म। ठीक है, अभी तुम लोगों को ऐसे जनरली भी कुछ क्वेश्चंस तुम्हारा माइंडसेट चेक करने के लिए भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो ये अभी कुछ स्टैंडर्ड आंसर नहीं है, क्वेश्चन स्टैंडर्ड है नो डाउट। बट ये जो है वो मैंने मेरे प्रिपरेशन के टाइम में कुछ लिखे थे, और मेरे अकॉर्डिंग मैंने उसका आंसर कलेक्ट कलेक्ट किया था, या फिर ऑन ऑन माय ओन आई हैव रिटन इट। सो दीज आर द बेसिक सिनेरियोस कि जैसे तुम लोगों ने, तुम लोग कौन हो, टेस्टर हो, ठीक है, तो तुम लोग क्या करोगे, बग मतलब अगर प्रॉब्लम आता है, डिफेक्ट मिलता है तुम लोगों को, तो तुम लोग क्या करोगे, उसको रेज करोगे डेवलपर को। बट हो क्या रहा है कि डेवलपर बोल रहा है तुम्हें कि तुमने जो डिफेक्ट रेज किया वो वैलिड नहीं है। ठीक है, तो तुम दोनों के बीच में ऐसा कुछ कंट्रोवर्सी हो गया, वो बोल रहा है नहीं, तुम लोग बोल रहे हो कि हाँ सही है। ठीक है, तो वो केस में तुम लोगों को पूछते हैं कि तुम लोग वो केस में क्या करोगे। ठीक है, सो आप लोगों को पोलाइटली आंसर देना है टू शो योर माइंड सेट कि तुम लोग कितने पोलाइट हो, और तुम लोग किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हो। ठीक है, सो पेशेंसफुली अगर हमें आंसर देना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। कि ये क्वेश्चन क्या है कि डेवलपर इज नॉट एक्सेप्टिंग द डिफेक्ट व्हेन developer is not accepting thing when developer is not accepting the defect mm, raised by you. Raised by you. Then what is your approach? तुम्हारा अप्रोच क्या रहेगा? ठीक है, सो तुम लोग क्या बोलोगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि
Yes. First of all, if uh, 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 so हम लोग क्या बोलेंगे कि we will make sure that as tester to developer bug free software to the client or the customer. हम्म, हम लोग क्या करेंगे कि मैं तुम लोगों को सिनेरियो बता देता हूँ कि हम लोगों को बताना क्या है। सो एज ए टेस्टर और डेवलपर सबका मोटो क्या है कि भाई कस्टमर को जो है बग फ्री सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन डिलीवर करना, राइट। दोनों का इंटेंशन इंटेंशन सेम ही है। अगर आगे जाके कुछ एप्रिसिएशन मिलता है कि भाई बहुत अच्छी एप्लीकेशन बनी है, बहुत अच्छा काम हुआ है, तो खाली डेवलपर को ही उसका एप्रिसिएशन जाएगा क्या? नहीं, टेस्टर को भी मिलेगा। मतलब अल्टीमेटली हमारा जो गोल है वो क्या है कि बग फ्री एप्लीकेशन देना। ठीक है। सो अगर टेस्टर ने कुछ गलती होती है और एप्लीकेशन में कुछ एरर आते हैं तो ऑब्वियसली डेवलपर की डेवलपमेंट भी सवाल उठेंगे, राइट। सो दोनों का मोटिव अगर एक ही है तो हम लोगों को पोलाइटली उसको डील करके सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज अगर प्रॉब्लम है तो वो दोनों के अप्रिशिएशन के लिए है, दोनों के सक्सेस के लिए है, राइट। ये अप्रोच हम लोगों को उसको क्लियर करना है। यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ विल हैव टू मेक श्योर दैट एज टेस्टर एंड डेवलपर वर्क सिस्टम। हाँ, हम लोग इसे नेचुरली शुरू कर सकते हैं कि इनिशियली आई विल एनालाइज द रूट कॉज ऑफ द बग आई फाउंड। मतलब जो मैंने बग रेज किया है उसका क्या करूंगा मैं, रूट कॉज मतलब जो एक्चुअल रीजन है या फिर एक्चुअल जो उसका कारण है, कॉज है, वो मैं अच्छे से एनालाइज करूंगा। आई विल एनालाइज द रूट कॉज ऑफ द बग आई फाउंड एंड रीचेक द रिक्वायरमेंट एंड द वर्किंग ऑफ द फंक्शनैलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर। मैं क्या करूंगा, एक बार और फिर से चेक करूंगा, ठीक है। Implement of the software and I will go with the requirement and with the proof of the requirement। मैं क्या करूंगा, वापस से चेक करूंगा और उसके क्या है कि एक वैलिड प्रूफ्स मैं कलेक्ट करूंगा, ठीक है। विद द वैलिड प्रूफ रिक्वायरमेंट लाइक दिस एंड वेदर इज डेवलप्ड बिल्ड इज नॉट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। और मैं क्या करूंगा कि जो हमारी बिल्ड है वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके कुछ वैलिड प्रूफ इकट्ठा करूंगा। जैसे टेस्टिंग के टाइम में मैं कुछ मुझे कुछ स्क्रीनशॉट मैं अटैच कर सकता हूँ या फिर मैं कलेक्ट करके रख सकता हूँ, ठीक है। और आफ्टर दैट आई विल प्रोवाइड टू द डेवलपर इफ ही डज नॉट एग्री। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वी विल गो टू द टीम लीड और प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। वी विल take meeting with team lead and project manager and after that we will come to the conclusion according to the whole discussion, ठीक है। सो बेसिकली एज अ टेस्टर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोगों ने कहीं पे लीकेज नहीं छोड़ने का, गैप नहीं छोड़ने की कि भाई हम लोगों के ऊपर कुछ उठे। हम लोगों ने हमारी तरफ से सारी चीजें कवर कर लेने की, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या लिखेंगे, इनिशियली इनिशियली I will I will analyze the root cause of the bug I found। मैं क्या करूंगा, उसका जो वैलिड रीजन है, एकदम रूट और वैलिड रीजन है, वो मैं कलेक्ट करूंगा। इनिशियली आई विल एनालाइज द रूट कॉज ऑफ द बग आई फाउंड एंड रीचेक रीचेक द रिक्वायरमेंट्स। मैं रिक्वायरमेंट भी अच्छे से एक बार पढ़ लूंगा, रिक्वायरमेंट्स एंड रिक्वायरमेंट्स and the working of the functionality of working working of the
functionality, working of the functionality of application. एप्लीकेशन की जो कुछ भी फंक्शनैलिटी है वो भी मैं चेक कर लूंगा एक बार, ये ऐसा बताएंगे हम लोग, है ना. एंड अगेन, अगेन I will collect the valid proofs of the defect I found. जो मुझे डिफेक्ट मिला है उसके वैलिड प्रूफ कलेक्ट करूंगा. एंड 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 आई विल पोलाइटली 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 convey it to the developer. If he does not agree with that, I will arrange meeting with the team members, team lead, और एंड बोलो, एंड प्रोजेक्ट मैनेजर इफ रिक्वायर. मतलब अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग इसके साथ भी मीटिंग अरेंज करेंगे. एंड आफ्टर आफ्टर मीटिंग्स discussion we will come to the conclusion. ठीक है, come to the conclusion.